नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। पिछले हफ्ते 23 जून को पटना में नीतीश कुमार के आवास पर 16 विपक्षी दलों की जो एक बैठक हुई, उसके बाद से लगातार यही चर्चा हो रही है कि पटना की बैठक में बीजेपी के सामने विपक्षी दलों की एक साझा चुनौती पेश करने के कॉमन ग्राउंड पर पहुंचने के बावजूद भी इस विपक्षी एकता के लिए आगे की राहें कैसी होंगी। फिलहाल शुरुआत में एक अगर हम सकारात्मक पहलू देखें तो वो ये कि तमाम दल एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे हैं कि हां, हमें मिलजुल कर बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश करनी है। लेकिन अगर खाली गिलास को देखें, आधे खाली गिलास को देखें, तो अभी भी इस गठबंधन में कई पेच हैं। और इस गठबंधन की बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन की देश भर में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन क्या स्वरूप लेगा। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यानी 80 सीटें आती हैं और ये 80 सीटों पर अगर विपक्ष का एक बीजेपी को चुनौती देता हुआ एक मजबूत गठबंधन नहीं बनता है तो फिर शायद देश भर में इस गठबंधन की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाएंगी। और जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात आती है तो 23 जून की बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो मौजूद थे, लेकिन उस बैठक से पहले मायावती ने जिस तरह की तानाकशी की, जिस तरह के तंज कसे विपक्षी बैठक पर कि दिल मिले नहीं है, हाथ मिलाने चले हैं तमाम विपक्षी दल, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे एक तरफ ये लगा कि मायावती साफ तौर पर ऐलान कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश में इस विपक्षी एकता के छाते के नीचे आकर नहीं खड़ी होंगी। लेकिन कल अखिलेश यादव से मायावती से गठबंधन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव के सुर थोड़े अलग थे। उन्होंने कहा भविष्य में क्या होगा ये वक्त बताएगा। पॉलिटिक्स की भाषा में, राजनीति की भाषा में इसे एक बहुत बड़ा इशारा समझा जाना चाहिए। जब मायावती तमाम ये इशारे कर रही हैं कि वो विपक्षी एकता से दूर हैं, इसके बावजूद अखिलेश यादव ने कम से कम एक विकल्प खुला रखा है, दरवाजा खुला रखा है। अब ये दरवाजा क्या इतना खुला है कि आने वाले वक्त में मायावती के साथ आने की गुंजाइश बनाता है या नहीं बनाता है? मायावती का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? लंबे समय से मायावती की पॉलिटिक्स को देख रहे दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं, तीन मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। हेमंत तिवारी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय उपाध्याय जो कि दैनिक भास्कर अखबार के ब्यूरो चीफ हैं उत्तर प्रदेश में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और यूपी तक के ब्यूरो चीफ और एडिटर लखनऊ में कुमार अभिषेक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले टिप्पणी लेना चाहूंगा हेमंत जी से। हेमंत जी, आप बड़े लंबे समय से मायावती की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मायावती के ये तल्ख अंदाज आपको चुनावों से 6-7 महीने पहले क्या इशारा देते हुए लग रहे हैं? क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन में कांग्रेस और मायावती, कांग्रेस को भी अगर हम मान लें कि वो 23 जून की बैठक में चूंकि शामिल थी, कि मायावती के अभी भी आने की कोई गुंजाइश बचती है या फिर नहीं बचती है, या हमें अभी इंतजार करना होगा? आमतौर पर सियासत की भाषा में ये कहा जाता है और माना जाता रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन वो भविष्य के गर्भ में हैं, सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा मुझे टेढ़ा लग रहा है। देखिए, दो बातें हैं। संपूर्ण विपक्ष को अगर भाजपा से मुकाबिल होना है तो एक होना होगा। ये न्यूनतम स्थिति बन रही है अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखा जाए। अगर आप एक नहीं होंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक हो ले, उत्तर प्रदेश में एक नहीं होंगे तो आपके परिणाम आशातीत नहीं होंगे, ये सुनिश्चित है, सत्य है। और यही वो टेढ़ा ही क्वेश्चन है जो पंचायत चल रही है, जो कवायद चल रही है, उसमें नकारात्मक पुट रखता है। मायावती हमेशा अपने अनप्रेडिक्टेड जो उनके स्टेप्स हैं, उनके जो फैसले उसके लिए जानी जाती रही हैं। लेकिन ये सब होते होते मायावती भी काफी थक गई है। थकने के बहुत से कारण हैं। जब आपको पॉलिटिक्स में, जब आप 4-4 बार, कुछ खाली 15 डेढ़ दशक 17 साल के भीतर आप 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएं,
और आपको एक बड़ी फोर्स माना जाए, आप प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने लगे बनने के, उसके बाद आप एकदम धरातल पे चले जाएं तो भी बहुत से सवाल उठते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सत्य है कि पिछले चुनाव में, उसके पहले भी एक आध बार कुछ ऐसी स्थिति बनी कि परफॉर्मेंस को देखने के बाद, परफॉर्मेंस होने के पहले यह माना गया कि मायावती वो भाजपा की बगलगीर है या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को समर्थन कर रही है। पिछले 2022 में हम लोगों ने बहुत बार डिबेट्स की, यह तथ्य सामने आया। उसके कारण बहुत से होते, उन कारणों पर चर्चा का यह उचित वक्त नहीं है। अलग अलग मीमांसाएं हैं, अलग अलग तर्क और तथ्य लोग प्रस्तुत करते हैं। मेरा अपना मानना है कि मायावती अब उत्तर प्रदेश में जिस स्थिति में पहुंच गई हैं, बिना किसी को साथ लिए वे आगे के बारे में सोच भी नहीं सकती है। कम से कम जब इलेक्शन पार्लियामेंट का हो, जहां बड़ी तादाद में वोटर्स हिस्सा लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से मायावती का जो वोट पाने का ग्राफ है वो गिरा हो, लगातार चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। और कहने की जरूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में सिर्फ एक सीट वाली मायावती किस दशा में होंगी। तो ऐसी सूरत में अगर उनके, एक तो उनके सर्वाइवल का सवाल है, सर्वाइवल कैसे होगा। सर्वाइवल का सवाल सबसे बड़ा तो 2019 में था, और 2019 में इसका उन्होंने तत्काल प्रभाव से बहुत तेज उपाय किया और उसका लाभ भी लिया, 0 से 10 पे आ गई। अब इस बार क्या होगा, इस बार देखिए जो चर्चा है हम लोग उसी पर चर्चा कर सकते हैं, ऑथेंटिक कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाकई एक बात तो सही है कि मायावती कोई ऐसा बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेने जाएंगी जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित करे। एक बड़ी बात बता रहा हूं, ऐसा मतलब जैसे अगर कोई सोचे कि वो इस जो अलायंस बना है, जो 23 जून को पटना में जो कुछ हुआ है, अगर ये यथावत रहता है और ये अपेक्षा करे कि मायावती इसमें जुड़ जाएंगी, तो संभव नहीं। अभी जो संभावना है कि छोटे से गेट, जो छोटे द्वार खुले हैं, उसमें एक तो जो तेलंगाना के जरिए, जैसे तेलंगाना के जरिए लोकल स्तर पर बातचीत शुरू हुई है, तेलंगाना के में कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट और बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट के बीच में वो बातें आगे बढ़ी। उससे एक बात पर जरूर स्थिति बन रही कि अगर ये कुनबा बिखरता है चुनाव के पहले, जिसकी कवायद कांग्रेस और नीतीश कुमार और सारे लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ एक अलायंस की स्थिति बन सकती है। और कांग्रेस के साथ बनने का मतलब कि ये AIMIM हैं, जनाब ओवैसी साहब, ये ऑलरेडी इनके अलायंस के पार्टनर रह चुके हैं बिहार में, तो उनको कोई गुरेज नहीं है। उससे एक लाइन ये बनेगी कि मुस्लिम मतों को लेकर के एक जो बहुत रस्साकसी चल रही है, गुणागणित चल रहा है, जिसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया पिछले असेंबली इलेक्शंस में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को, वो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को देख रहा है। मायावती के हिसाब से, मतलब मायावती ने जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया, उसमें माना जाता है कि मायावती ने उनको छला है। उसके बावजूद मायावती कोशिशें जारी हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने दूसरा अलायंस बनाने की कोशिश की थी। इस बार उनका फोकस जो है दलित, मुसलमान और जो 2 पार्टियां आए उनके साथ है। तो अगर मुसलमानों पर उनका फोकस है, जैसा कि उन्होंने 11 टिकट दिए थे अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में मेयर कैंडिडेट्स को, ऐसी सूरत में उनका अगर फोकस मुस्लिम मतदाता है, तो कांग्रेस को साथ लेने में और ऑल इंडिया MIM को साथ लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये विकल्प है, क्या होगा इसको हम नहीं कह सकते हैं, परंतु यह बात जरूर कह सकते हैं कि मायावती अब इस बार किसी ऐसे अलायंस का पार्टनर नहीं बनने जा रही हैं जिसकी कवायद फिलहाल चल रही है, जिसमें अखिलेश यादव भी हो। ठीक है, अखिलेश यादव ने अब थोड़ा सा बहुत पॉलिटिकली मैच्योर्ड बयान दिया है कि भविष्य को कोई नहीं जानता, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में मायावती अखिलेश के साथ पुनः आएंगी यह नहीं हो सकता है। और ऐलानिया यही कह करके उन्होंने अखिलेश यादव का हिसाब किताब 2022 के असेंबली इलेक्शन में कम से कम दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में बहुत बुरा कर दिया था। वरना अखिलेश यादव के जो सपने थे वो इतने खराब नहीं थे। कोई 111 खुद और 125 अपने अलायंस के पहुंच जाते, वो 150 प्लस जाते, 175 तक जा सकते थे, लेकिन मायावती की रणनीति ने ऐसा किया। तो ऐसी सूरत में मेरा मानना है अगर अलायंस बनेगा, जिसमें अभी बड़ा वक्त है, तो ये जो मैंने बताया इस लाइन पे बन सकता है
वरना क्योंकि मायावती का फोकस मुस्लिमों पर रहेगा, दलित जी। अभी उनके साथ अच्छी खासी तादाद में है, कम से कम जाटो तो है ही है, तो ये सूरत बन सकती है। बाकी ये सब चुनाव के पहले 2024 के पहले हम लोग हर हफ्ते यही जिक्र करेंगे, इसी तरह की बैठकें होंगी, इस तरह के अलायंस बनेंगे। लेकिन एक आखिरी लाइन, जी। उत्तर प्रदेश में भले मायावती की एक सीट हो असेंबली में और उसका जस्ट अपोजिट 111 सीट समाजवादी पार्टी की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपोजिशन मतलब अखिलेश यादव और मायावती, आप मायावती किनारे नहीं कर सकते एक सीट समझ। मायावती नहीं रहेंगी तो अपोजिशन यहां लड़ नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी से, ये भी सच है। जी विजय जी, क्या आपको लगता है जो बात हेमंत जी ने कही कि ओवैसी के साथ कोई मायावती बना ले और उसके बाद मुस्लिम वोट और दलित वोट का एक जुड़ाव मायावती के गठबंधन के पक्ष में हो, तो लेकिन क्या पहली बात तो ये कि क्या आपको इस तरह के गठबंधन की कोई संभावना लगती है? और अगर फिर ये त्रिकोणीय मुकाबला ही हो जाता है कि बीजेपी एक तरफ, अखिलेश यादव का गठबंधन एक तरफ, उसमें कांग्रेस है या नहीं, अभी हम ये मान के चलते हैं कि बैठक में हिस्सा लिया था तो है, और उधर से मायावती का एक और गठबंधन, तो ऐसी सूरत में फिर फायदा तो किसे होगा? देखिए, आपने जितनी संभावनाएं बताई सारी संभावनाएं ओपन है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का टारगेट लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव है। उनकी सारी स्ट्रेटजी का पार्ट 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि तब तक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ होगी। 2022 में चेंज करने की संभावना थी, जो चेंज नहीं हुई, और बीजेपी 255 सीट के साथ और अपने सहयोगियों के साथ 274 सीट पे आ गई। ये दोनों मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, ये केंद्र में मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी को हम इतना घेरें कि बीजेपी कमजोर हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो तब भी रहेगी, और उससे इनको बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए अभी बसपा के पास लोकसभा की 10 सीटें हैं, उनकी 10 सीटें बरकरार रहती हैं अलग रहने पर, या फिर 10 में से 8 हो जीत जाती हैं, तो भी बीएसपी की कामयाबी हो जाएगी। और अखिलेश के साथ जो 5 सीटों का उनका सिलसिला 2014 से चल रहा है, 2019 में भी वही रहा, उनकी कोशिश ये होगी कि 2024 में उनकी सीटें बढ़ें। अब जो बीजेपी के खिलाफ के वोटर वाली सीटें हैं, उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है। 13 माइनॉरिटी डोमिनेटेड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और एक रायबरेली या अमेठी भी उसमें शामिल कर लें, तो ये मान ले कि ये दोनों सीटें एंटी बीजेपी वोटर के थोक में यहाँ वोट मिल सकते हैं। उसमें आजमगढ़ मैनपुरी जो सपा के पास थी, उसको आप जोड़ सकते हैं, जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आती हैं। तो सिनेरियो इस तरह का दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जो केंद्र सरकार की है वो कितनी है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी जो विपक्ष की कोशिश है, जो साझा बैठक हुई है, ये मोदी जी को 2024 में वॉक ओवर न देकर एक फाइट में फंसाने की कोशिश है, और जिसके सहारे उन्हें लगता है कि कुछ सीटें पार्लियामेंट की बीजेपी को रोक देंगे। तो ये इनकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन अभी उसमें बहुत सी चीजें साफ नहीं है। देखिए, जो चीज जिस नारे के साथ या जिस मकसद के साथ ये बैठक हुई है कि बीजेपी के खिलाफ एक प्रत्याशी दिया जाए, तो उसमें मायावती उससे बाहर आ गई हैं, अभी उसमें है नहीं। असदुद्दीन ओवैसी उसमें है नहीं। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी और मायावती एक साथ आएंगे, ये बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि फिर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ परमानेंट यहाँ के निवासी हो जाएंगी उनकी पार्टी, और ये ना अखिलेश चाहते हैं ना बसपा चाहती है, जबकि इससे बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये दोनों पार्टियां ये नहीं चाहेंगी, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को भले ही उनके पास माइनॉरिटी वोट हैं, इसके बावजूद उनको जगह शायद ही दें लोग। लेकिन राजनीति में कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता। जैसे पीके कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जो बहुत समय तक काम किए नीतीश कुमार के साथ, वो कहते हैं नीतीश कुमार का ही पक्का नहीं है, वो क्या पता कब बीजेपी के साथ चले जाएं या चुनाव के बाद चले जाएंगे। हम इस बात को ओपन रखते हैं कि नीतीश जो गठबंधन है, जो विपक्ष का एकजुट गठबंधन है, कोई जरूरी नहीं कि ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक साथ रहे, वहां से बिखर भी सकता है। कोई उसमें एनडीए का पार्ट भी बन सकता है, कोई यूपीए में जा सकता है या यूपीए के साथ जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन ओपन है। अब जो ये खुले हुए विकल्प हैं,
यही इन पार्टियों के लिए मुश्किल का सबब है। क्योंकि कोई एफिडेविट नहीं दे सकता कि हम बीजेपी के साथ या यूपीए एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, और चूंकि विश्वसनीयता संदिग्ध है, तो ये कम से कम नीतीश कुमार की जो इस सारी मुहिम के जो अगुवा हैं, और उनके जब तक लालू सक्रिय नहीं हुए तब तक बैठक भी नहीं हो पा रही थी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मजबूत पार्टी है, यहाँ न जेडीयू का कोई आधार है, न आरजेडी का कोई आधार है। कांग्रेस यहाँ इतनी कमजोर है कि 2.3% वोट पे है विधानसभा में, और लोकसभा में सिर्फ एक सीट है, वो भी सोनिया जी की जो ट्रेडिशनल इंदिरा जी के जमाने से सीट है, रायबरेली वो है। अमेठी लूज कर चुकी है वो। इनके पास कैंडिडेट जो चुनाव लड़ चुके हैं उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो दावेदारी कर सकते हैं। जैसे झांसी है, प्रदीप जैन आदित्य वहां से, जैसे शिवपाल जी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, या फिर आप राजेश मिश्रा को वाराणसी से देख सकते हैं। तो वाराणसी में कोई ज्यादा स्कोप है भी नहीं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में विपक्ष की एकता का उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान में कम से कम मैं कोई इम्पैक्ट नहीं देखता हूं। हाँ, यहाँ इम्पैक्ट अगर कोई हो सकता है तो वो फिर वही 2019 का जो कॉम्बिनेशन था सपा बसपा आरजेडी का, तो इसमें अगर कांग्रेस भी आ जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और इस कॉम्बिनेशन के बनने में, जैसे अखिलेश जी ने कहा है कि अभी ऑप्शन ओपन है, तो क्या मायावती जी पहल करेंगी? क्योंकि मायावती जी को तो ये भरोसा है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करके जो उनके पास जाटो वोट है, उन जाटो वोट के सहारे, जाटो और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से वो लोकसभा की 8-10 सीटें जीत सकती। पहले भी वो इसी के आधार पर जीती थी। अच्छा, जो माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश की है वो बहुत कंफ्यूज है। वो चाहती है केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में कभी वो अखिलेश जी से नाराज भी हो जाती है कि नहीं, कई बार कई बड़े नेताओं। विजय जी, माइनॉरिटी के सवाल पर हम आएंगे। आप सभी से मैं ये सवाल चूंकि लेना चाहूंगा, तो उसे मैं एक टिप्पणी कुमार अभिषेक कुमार 23 जून की बैठक के बाद क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी के खेमे में? खास तौर पर आपकी जरूर वहां नेताओं से बातचीत हुई होगी। अखिलेश यादव अगर अभी भी इतना लचीला रुख दिखा रहे हैं कि मायावती से गठबंधन भविष्य में पता लगेगा, तो क्या वो अखिलेश यादव ने इतना लचीला रुख अपना लिया है कि मायावती, कांग्रेस पार्टी, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, आजाद समाज पार्टी सब साथ में आ जाए और सीट शेयरिंग हो जाए? मतलब 20-20, 25-25 सीट अखिलेश मायावती लेकर और बाकी छोटी पार्टियों में बांट दे। मतलब क्या अखिलेश यादव इतना लचीला रुख अपना चुके हैं कि ये गठबंधन बनना ही चाहिए, हर हाल में सीट शेयरिंग जैसे भी होगा कर ली जाएगी? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर आप देखें तो फिलहाल बीएसपी को अगर आप बाहर भी मान लें तो बाकी जो जितने दलों का आपने नाम लिया सब एक गठबंधन में लगभग आ चुके। कांग्रेस पार्टी और सपा, आरएलडी, आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी, ये तमाम गठबंधन इस वक्त भी है। और मुझे लग रहा है कि इसमें एक दो और छोटे छोटे महान दल और जनतांत्रिक पार्टी जैसे दलों को भी आप जोड़ लें तो ये एक गठबंधन स्वरूप में है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जब पटना के इस महागठबंधन की मीटिंग से लौटे हैं तो जो बातें उन्होंने कही हैं कि बड़ा दिल दिखाने वाली बात, तो मुझे लगता है एक रियलाइजेशन जो है वो सभी पार्टियों में है कि उत्तर प्रदेश में अगर लड़ना है तो फिर से एक होना होगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर किसी तरीके का कल को कोई फॉर्मूला निकल आए, अभी तुरंत मायावती इस गठबंधन में आ जाएंगे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ महीनों के बाद, मतलब तकरीबन 6 महीने हो जाए, दिसंबर, जनवरी, उस समय कुछ अक्टूबर, नवंबर, इस वक्त उस समय कोई फॉर्मूला निकले और फिर सब साथ हो जाए तो भी बहुत आश्चर्य और हैरानगी की बात नहीं है। देखिए, मायावती ये प्रयोग कर चुकी है। मैं विजय जी के उस बात से सहमत हूं कि इन दोनों पार्टियों को आखिर क्या मोदी हराना इनका मिशन है? क्या इनको लगता है कि मोदी को हटा के फेंक देना चाहिए तभी हमारा वजूद बचेगा? मुझे लगता है एग्जिस्टेंशियल जो प्रॉब्लम है, जिनके एग्जिस्टेंस पर जब सवाल है, वो सवाल कम से कम पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ऊपर तो नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो अपना टारगेट है वो निश्चित तौर पर अगला विधानसभा चुनाव होगा। वो चाहेगी जरूर कि 2024 में भी मोदी को हराया जाए, बीजेपी को हटाया जाए। मायावती भी चाहेंगी कि हराया जाए, हटाया जाए। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव किसी भी तरीके से
महागठबंधन के बीच में किसी भी तरीके का रोड़ा बनना नहीं चाहते, ना वो बनते हुए दिखना चाहते हैं। तो मैं आज के उनके बयान को उस तरीके से देखता हूं कि जब बड़े स्तर पर विपक्ष के एकता की बात हो रही है तो मायावती का भी अगर नाम लिया जाए तो उसमें कोई उनकी तरफ से ऐसा ना लगे कि किसी भी तरीके का रोड़ा वो उनकी तरफ से अटकाया जा रहा है। वो हमेशा बड़े दिल की बात कर रहे हैं। वो आप देखें तो हमेशा ये बातें कह रहे हैं कि भाई जो जहां मजबूत हो उसे वहां लड़ने दिया जाए। मायावती से जरूर उनके कह सकते हैं कि उनका मन खट्टा है, क्योंकि जब 2019 के चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ा था, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन तोड़ा था। समाज छोटे छोटे दलों में अगर ओम प्रकाश राजभर का देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर को चुनाव के बाद नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही गठबंधन तोड़ा। तो अखिलेश यादव का अगर हम 2017, 2019, 2022 को अगर हम देखें तो अखिलेश यादव ने लोगों को एकोमोडेट ज्यादा किया है। इसलिए अगर मायावती को लेकर कल को सवाल होता है तो वो अपने लिस्टर्सी से खुला रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो गठबंधन का माहौल है, ये अखिलेश यादव कोई इसको अपनी तरफ से नहीं कर रहे। ये देश में एक बड़े लेवल पर बन रहा है और जो बड़े बड़े दूसरे बड़े प्रदेशों के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। उसमें निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा गठबंधन बनने की बात आती है तो अखिलेश एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि पिछली बार की तरह अखिलेश यादव बिल्कुल अपनी पूरी जमीन छोड़ देंगे तो वो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं लगता कि मायावती बिना ड्राइवर सीट पर बैठे हुए कोई गठबंधन कर लेंगी। मायावती चाहे कितने भी उनके पार्टी के एग्जिस्टेंस पर सवाल आ जाए, लेकिन जब बात आएगी गठबंधन की तो वो हमेशा या तो अपर हैंड रखना चाहेंगी या कम से कम बराबर रहना चाहेंगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे तुरंत ये गठबंधन में मायावती जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद अगर ये शक्ल लेता है ये गठबंधन तो देश भर के बड़े नेताओं का जो एक प्रेशर होता है उस तरह की चीजें अगर हो तो शायद हो जाए। हालांकि देश में बहुत सारे दल ऐसे हैं जो अभी भी जो खुद को इस फोल्ड से अलग रखना चाहते हैं। लेकिन मायावती का निश्चित तौर पर, मायावती कोई प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। जब तक उनको प्रधानमंत्री के नेता के तौर पर पेश नहीं किया जाए तब तक वो इस तरीके का हेड ऑन लेना नहीं चाहेंगी कि वो इस पूरे गठबंधन को लीड कर रही हैं और वो हर हाल में इस गठबंधन में जाना चाहती हैं और वो मोदी को हराना चाहती हैं। अखिलेश यादव के साथ भी है कि मोदी को हराने की कोशिश तो है, लेकिन वो भी जिस शिद्दत से कांग्रेस लड़ रही है हटाने के लिए, या ममता जिस तरीके से आतुर है, या नीतीश कुमार जिस तरीके से चाहते हैं, मुझे लगता है उस तरीके की इंटेंसिटी कम से कम उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं में नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत जी ने भी जो बातें कही हैं कि भाई जो गठबंधन दूसरा शेप ले सकता है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव के साथ एक गठबंधन का स्वरूप दिखाई दे रहा है तो मायावती के साथ भी, मायावती के इर्द गिर्द भी बातें चलनी शुरू हो गई है कि मायावती को आगे लाओ, मायावती के साथ बनाओ। और उत्तर प्रदेश में जो फुटप्रिंट्स हैं, जो आधार हैं, वो एमआईएम के भी मजबूत हैं, मायावती के मजबूत। लेकिन मैं मायावती और एमआईएम में साथ जाता नहीं देखता। मुझे लगता है कि मायावती या तो इस गठबंधन के साथ देर सवेर आए या फिर मायावती अकेले लड़े, यही मुझे दिखाई दे रहा है। जी कुमार अशोक जी, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूं। हेमंत सर, आपके पास कई सारी संभावनाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक आज के डिबेट का पॉइंट है कि अखिलेश यादव के बयान से जो माहौल बनता नजर आया कि क्या बसपा को वो ऑफर कर रहे हैं या कोई संकेत बड़ा दे रहे हैं। हालांकि आपने ये जरूर कहा कि आप इस गठबंधन में मायावती को नहीं देख पा रहे हैं। तो मेरा सवाल सर यह है कि फिर मायावती के पास विकल्प क्या है? क्या मायावती के पास और भी रास्ते खुलते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है पिछले 2014 के चुनाव के बाद से डेटा ये बता रहा है कि हर जो नया चुनाव मायावती लड़ रही हैं उनमें उस चुनाव में उनको वोटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2022 में उनकी हैसियत बसपा के पार्टी की 12% वोटों पर चली आई है
और जैसा कि देश में चुनावी माहौल बना हुआ है कि या तो लोग बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं या तो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मायावती अगर अपनी पोजीशनिंग स्पष्ट नहीं करेंगी, क्योंकि यहां पर तो सर एक बात तो हो रही है ना कि सारा विपक्ष एक साथ आने के लिए मीटिंग कर रहा है, बैठकें कर रहा है, आपस में बयान जारी कर रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मायावती तो कह रही है कि उस एकता के साथ भी नहीं है और ये भी करें कि हम विपक्ष का भी बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं, तो वो उनकी पोजीशनिंग तो क्लियर नहीं ना हो रही है सर। तो वो वोटर्स को क्या संदेश दे रही हैं? तो मायावती के पास रास्ता क्या है, मैं ये समझना चाहूंगा। दूसरी इसके चीज के साथ ये कि अगर ओवैसी वाला फैक्टर जो आप कह रहे थे कि ओवैसी, कांग्रेस और मायावती, इस तरह का कुछ समीकरण बन सकता है भविष्य में अगर नीतीश कुमार की कवायद फेल होती है, तो इस पर सर एक सवाल यह है कि जब ओवैसी को हैदराबाद में कांग्रेस को हराना है तेलंगाना में, उस ओवैसी को उत्तर प्रदेश में लाकर कांग्रेस क्यों मजबूत करेगी, जबकि कांग्रेस का भी अपना एक से तो बनता ही है। दो लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो माइनॉरिटी वोट में, उस माइनॉरिटी वोट की भागीदारी करना कांग्रेस क्यों पसंद करेगी? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि अलायंस बन ही रहा है, ये अलायंस बन सकता है। और जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये मान के चलिए राजनीति है, ये राजनीति करने वाले बड़े खिलाड़ी होते हैं। हम आप खाली इसका विश्लेषण करते हैं परिस्थितियों को देख करके, और राजनीति करने वाले इतने बड़े प्लेयर होते हैं कि परिस्थितियों को पलट देना उनकी आदत में शुमार होता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए राजनीति में आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यही अलायंस या यही स्थिति शेप ले रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही और सत्य है कि मायावती चुनाव दर चुनाव उनका गिरता गया। कारण था कि मायावती ने चुनाव दर चुनाव नए विकल्प तलाशे, नया एक अरेंजमेंट, तात्कालिक अरेंजमेंट उन्होंने प्लान किया। वो आज से नहीं है, कांशीराम के दिवंगत होने के बाद से बीएसपी की जो पॉलिटिक्स रही है, जिसको मायावती ने लीड किया है, उन्होंने सीजनल मतलब वक्ती तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस बनाए। जैसे 2007 में जब उनको पहली बार पूर्ण बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने एक नई सोशल इंजीनियरिंग की परिभाषा उसको दी गई कि कैसे कैसे अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट और जिन लोगों को जोड़ करके एक अलायंस बनाया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया में रही। लेकिन तब से आज की पॉलिटिक्स में बड़ा फर्क है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो एग्रेशन की पॉलिटिक्स देखी जा रही है, उसमें बड़े नए नए कारक आए हैं जो पहले इस तरीके से नहीं देखे गए या इस्तेमाल नहीं किए गए। सबसे अपोजिशन की सबसे बड़ी परेशानी कॉमन क्या आती है, यही आती है और यही उनके वक्तव्य आते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग या सदुपयोग जो कुछ हो रहा है सबके सामने हो तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत फौरी तौर पर हो रहा है और बड़े बड़े लोग इसके शिकार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति और ज्यादा है, क्योंकि चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, करप्शन, तमाम बड़ी बड़ी स्कीम्स में करप्शन की बड़ी बड़ी बातें आई हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो एक कारण तो यहाँ ही है, नंबर एक। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मायावती को अपना कोई तात्कालिक लाभ उस अलायंस में जाते दिखता नहीं है, और उस अलायंस में मायावती नहीं है तो उत्तर प्रदेश में उस अलायंस का कोई मतलब नहीं है। अब मायावती को क्यों नहीं दिखता है, इसका कारण, इसकी मीमांसा अलग अलग हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, थोड़ा पीछे जाइए, 2022 के असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको जो समझदार लोग हैं, विजय उपाध्याय जैसे या हमारे प्रिय जो बैठे हुए हैं कुमार अभिषेक जी, जानते हैं क्या हुआ, कैसे अंडरस्टैंडिंग हुई, पोलिंग के हफ्ते भर पहले कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई। ध्यान रखिएगा 2019 में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई थी, वोट्स ट्रांसफर नहीं हुए थे। जबकि उस अलायंस को आप देखें तो यूपी की पॉलिटिक्स का उससे डेडली कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता है, जिसमें सपा और बसपा साथ हो। साहब, सपा बसपा का साथ होना बहुत बड़ी फोर्स है उत्तर प्रदेश में, साथ रहें और वोट प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो तो भारतीय जनता पार्टी की नाक से पानी निकल जाएगा। साहब, नहीं हुआ जी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड दशा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो भी परिस्थितियां हो उस पर आज चर्चा का समय नहीं है,
लेकिन मायावती उस अलायंस के साथ जाने में कोई बहुत बड़ा लाभ अपना नहीं देख रही हैं। बहुत ताजा ताजा तजुर्बा, उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया है या जो कहा है, एक छोटी सी, देखिए वो जब तेल कढ़ाई में गर्म हो जाता है तो एक छोटा सा लोही का छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा जाता है साहब कि उबाल आ रहा है कि नहीं, तला जा रहा है कि नहीं। वैसे ही वो एक छोटा सा लोही का टुकड़ा, आप आजमगढ़ का बाई इलेक्शन समझ लीजिए, अब समझ लीजिए क्या क्वेश्चन बने और आगे क्या बन सकते हैं, या अभी जो 11 कैंडिडेट्स दिए भाई इसमें लोकल बॉडीज में, उसको आप समझ लीजिए। तो खाली मायावती ने बोला नहीं है, मायावती करके दिखाना चाहती है अपनी ताकत भर कि वो अखिलेश यादव को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नंबर चीज दूसरे, मैंने फिर असेंबली इलेक्शन का जिक्र किया, कैसे भाजपा को लाभ पहुंचा, कैसे अखिलेश बहुत सीटें हारे। तो ये सब चीजें स्पष्ट है, इसमें आगे बहुत ज्यादा मैं तर्क और जीरा और इसके गहन तरीके से नहीं, हम समझ पा रहे हैं सर, हम आपका इशारा समझ पा रहे हैं जी। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए कि एक सुमो पहलवान है, सुमो पहलवान के सामने 2 बड़े पहलवान हैं, और वो सुमो पहलवान ऐसा है कि जब तक दोनों पहलवान और 3, 4, 6, 8% पहलवान सब मिल करके उससे नहीं लड़ेंगे, उसको मात नहीं दे सकते, 70+ रहेगा। ध्यान कीजिएगा, यूपी के केसेस में जो सुमो वाली लड़ाई नहीं होती है, पहले एक को पटका, फिर दूसरे को पटका, फिर तीसरे को पटका, और 3, 4, 5 सब मिल लिए, उनको भी कभी कभी पटक देते हैं। तो वो स्थिति है। तो ये स्थिति क्यों बन रही है, किन परिस्थितियों में बन रही है, मैं इसमें बहुत अधिक नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना तो है। और अब इस बात का कोई किसी को परवाह भी नहीं रह गई है। विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आखिर क्यों मुस्लिम वो यहाँ उनको क्यों परमानेंट दरवाजा देना चाहेंगे ओवैसी साहब को। अरे साहब, उनका खुद का जो परमानेंट दरवाजा था वो खुद ही उखड़ गया, 12% 11% पे खुद आ गई बहन जी। जो बड़ा हम लोग कहते थे कि ये कभी मुकम्मल वोट बैंक है, ये चिलचिलाती धूप में बिना चप्पल पहने नंगे पैर लाइन लगाकर ये वोट देने वाले जो दलित भाई बंधु हैं, भाई और बहनें हैं, ये है, ये मूवमेंट का असर है, ये बसपा की ताकत है। वो ताकत कहाँ रह गई, वो ताकत टेढ़ी हो गई। तो ऐसी सूरत में बड़े से बदलाव, बहुत बदलाव की गुंजाइश रहती है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर भी एक बात, खाली एक बात है, एक परिस्थिति है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को धराशायी कर सकती है। अगर अपोजिशन में हौसला है कि भाजपा को गिराया जाए तो उत्तर प्रदेश में गिराना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा तब तक नहीं गिर सकती जब तक सब के सब भाजपा के जो एलाई हैं या और जो बढ़ सकते हैं भाजपा में, जिसमें मैं बार बार 1 वर्ष से कह रहा हूं राजभर को लेकर के, इनके अलावा जितने दल हैं ये सब इकट्ठा हो जाएं तभी लड़ सकते हैं। इकट्ठा नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं होगी। कांग्रेस की स्थिति बड़ी विषम है। उत्तर प्रदेश से एक तरीके से बाहर जैसी दशा, असेंबली में 2 और एक वही सोनिया गांधी की सीट, यही उसके पास कुल जमा पूंजी बचत रह गई है। तो कांग्रेस इस पोजीशन में, हाँ कांग्रेस देख रही है कि बाकी स्टेट्स में उसकी स्थिति अच्छी है और उसका कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है फाइनली, अगर वो किसी सूरत में यूपी और इस तरह की हिंदी हार्टलैंड में हरा दे उनको। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस भी कुछ दबाव बनाने की दशा में नहीं, उसको देखना है कौन क्या स्थिति बन रही है। चूंकि ये कभी शुरुआत है, इस तरह की कवायद चलती रहेगी। और अभी उत्तर प्रदेश के बारे में फाइनली क्या होना है इसको सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्या दशा। इसी पर एक विजय सर की एक टिप्पणी अब ले लेते हैं। विजय, आप एक बात कह रहे थे अपने पिछले वक्तव्य में कि बसपा और सपा, अगर इस गठबंधन के संदर्भ में बात करें कि विपक्षी एकता के संदर्भ में, कि 2024 में वो कुछ ज्यादा कोशिश करते नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनका एजेंडा 2027 के लिए है। लेकिन सर अगर इस चीज को ऐसे देखें कि 2024 में या जैसा ये बात कि वो केंद्र की राजनीति के लिए फिलहाल ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आएंगे,
इन पार्टियों का अगर हम पीछे इतिहास में जाएं, जैसे मुलायम सिंह यादव की राजनीति देखें तो जिस तरीके से वो केंद्र की राजनीति में एक सशक्त भूमिका इसलिए निभा पाते थे क्योंकि उत्तर प्रदेश की लोकसभा से वो ज्यादा सांसद जिता कर ले जाते थे, इसलिए उनकी भूमिका प्रभावी हो जाती थी। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं वो लुटियंस का जो टॉप 4 पोस्ट है माइनस प्राइम मिनिस्टर, उसकी राजनीति के लिए प्रेरित हो सकते हैं? इवन मायावती भी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट नहीं तो दूसरे जो टॉप के 3 पद हैं उनकी राजनीति के लिए क्यों नहीं प्रेरित हो सकती हैं और विपक्ष के साथ क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सर अंतोगत्वा तो इन पार्टियों को अपना एग्जिस्टेंस तो इनके सामने भी तो संकट है ना। कांग्रेस का क्या, वो कर्नाटक में सरकार में है, राजस्थान में सरकार में है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार में रह रही है और बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर खुद को विपक्ष के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन ये पार्टियां तो पिछले 2 दशक से सत्ता से दूर हैं, अब तो ये दूसरा कार्यकाल है और आप कह रहे थे कि 27 तक 10 साल हो जाएगा, लेकिन 10 साल तो मोदी सरकार का भी 2024 में हो ही रहा है ना। तो इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मायावती अखिलेश क्यों नहीं उठाना चाहेंगे? लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत का बारीक विश्लेषण करना चाहें तो 2-3 पॉइंट मैं कहूंगा। पहला, केंद्र में जब मुलायम सिंह के पूरे जीवन में जो राजनीति उन्होंने की, केंद्र में गठबंधन की सरकारों का दौर था। अखिलेश यादव जी राजनीति में तो पहले आ गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री 2012 में बने, उसके तुरंत बाद 14 से बहुमत की सरकार का चलन शुरू हो गया दिल्ली में। तो ये गठबंधन के दौर में मुलायम सिंह के पास 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दरमियान रहते थे और उसका वो सदुपयोग कुछ दिन तक कर पाए, उसके बाद नहीं कर पाए। कब नहीं कर पाए? जब यूपीए की सरकार आ गई, कांग्रेस लीडरशिप की। तो कांग्रेस लीडरशिप के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों को नुकसान हुआ। 2004 में तो उसकी सीटें ज्यादा नहीं आई थी लोकसभा में, 10-12 सीटें आई थी कांग्रेस की। लेकिन 2009 का आप लोकसभा चुनाव देखिए, कांग्रेस ने सपा और बसपा का बैंड बजा दिया, 22 सीटें कांग्रेस की खुद आ गई। तो कांग्रेस जब मजबूत हुई तो भाजपा मजबूत हुई, सपा और बसपा नहीं मजबूत हो पाई। इस बात को ये रीजनल पार्टियां अच्छे से समझती हैं और उनको ये भी पता है कि 2004 में सपा और बसपा को यूपीए ने अपने गठबंधन से बाहर रखा था। इन लोगों ने अपनी तरफ से जाके प्रेसिडेंट को सपोर्ट के लिए चिट्ठी दे आए। मुलायम सिंह जी तो हरिकिशन सिंह, सुरजीत और अमर सिंह को साथ लेके वो दावत में भी चले गए, कहा गया कि बिना बुलाए चले गए। तो कांग्रेस का ताकतवर होना सपा और बसपा दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। ये एक राजनीति की सच्चाई है। ये लोग कितनी भी दावा कर लें, ना तो नीतीश कुमार और लालू के लिए फायदेमंद है कांग्रेस का ताकतवर होना, और ना ही बसपा और सपा के लिए फायदेमंद है। क्योंकि अगर कांग्रेस ताकतवर होती है तो बिहार में भी इनके सामने मुश्किल हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी इन दोनों पार्टियों के साथ मुश्किल हुई ही। 10 साल का कांग्रेस का शासन था और उसके बाद जब ये अलायंस करते हैं तो कांग्रेस के साथ तो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं 2017 में। तो कांग्रेस एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इन दोनों पार्टियों की ताकत को खींच लेगी अपनी तरफ। ये एक बड़ा कारण है। अगर आप इसको देखें तो बीजेपी से लड़कर सत्ता विधानसभा में बहुमत हासिल करना सपा और बसपा के लिए थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के मजबूत होने के बाद इनकी भूमिका कमजोर हो जाएगी। ये सच्चाई है भविष्य की राजनीति, जिसे ये दोनों नेता अच्छे से समझते हैं। इसीलिए 2019 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस को तालमेल से बाहर रखा था और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से तालमेल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? उनको पता था कि अगर हम कांग्रेस से तालमेल करेंगे तो हमारी ताकत खुद कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस अगर कुछ मजबूत हो गई तो हमें और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो एक ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश में है जहां सपा और बसपा दोनों नहीं चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो। जहां तक बात बीजेपी को कमजोर करने की, तो इन पार्टियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की, लेकिन इनको इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश में हमको नुकसान हो सकता है, जैसा 2009 में हुआ। 9 के बाद की पूरी राजनीति बदल गई उत्तर प्रदेश की और फिर 14 से मोदी जी आ गए। तो ये जो इनका वोट बैंक है, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से वो कुछ परसेंट भी शिफ्ट हो कांग्रेस की तरफ। आप 2019 के उन सीटों का आंकड़े देखिए, जैसे मुजफ्फरनगर आरएलडी सपा बसपा कांग्रेस सबने सपोर्ट किया था, लेकिन अजीत चौधरी अजीत सिंह हार गए। मथुरा
जयंत चौधरी लड़े थे, कांग्रेस सपा बसपा सबने सपोर्ट किया था, फिर भी हार गए। अमेठी में सभी पार्टियों का सपोर्ट था, राहुल गांधी हार गए। कानपुर में सभी पार्टियों के सपोर्ट था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। झांसी में भी का सपोर्ट था, मुझे जहां तक याद है, तो करीब 12 सीटें ऐसी थी जिसमें से रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी वगैरह ही ये 4 सीटें जीत पाए थे। तो ये एक दुविधा की स्थिति है। इसको सपा और बसपा अच्छे से समझ रहे हैं। ये अलायंस और एकता विपक्ष की उसमें शामिल रहेंगे। मायावती भी उससे अलग हैं, हो सकता है कल को वो भी शामिल हो जाएं। लेकिन जो सबके अपने पार्टी के हित हैं, उस पार्टी के हित को वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि केंद्र में कोई ऐसी सरकार आए, खासतौर पे कांग्रेस जैसी सरकार, जो उन्हीं पैरामीटर पे पॉलिटिक्स करती है जिन पैरामीटर पे समाजवादी और बसपा पॉलिटिक्स कर रही है। तो एक तरीके से ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जो परिस्थिति है, ये इन लोगों को ये ऐसी रणनीति बनाने के लिए मजबूर करती है जिसमें हम लोग इन पे बहस करते रहें और वास्तव में चीजें कुछ और हों। अभी जो पहली बैठक हुई है, इस पहली बैठक में मायावती जी नहीं गई, ओवैसी को बुलाया नहीं गया, ममता बनर्जी नहीं गई। लेकिन शायद मायावती को भी निमंत्रण नहीं था। हाँ, तो ये जो स्थिति है, अगली बैठक में हो सकता है मायावती जी को बुलाने की कोशिश की जाए जी, लेकिन जी। मोदी का विकल्प बनने के लिए या उनको वॉकओवर न मिले, इसके लिए विपक्ष की एक मजबूत कोशिश है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष अपने को लगातार कमजोर होते हुए देख रहा है। 2019 सबसे बढ़िया चांस इनके पास था, कम से कम उत्तर प्रदेश में, जो रोकने में नाकाम हो पाए। अब 2024 में तो चीजें एंटी इनकम्बेंसी की हैं, इसमें दो राय नहीं है कि मोदी सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। और सोशल मीडिया का नैरेटिव इस समय मैं कहूंगा कि 20 है, 19 बीजेपी है और 20 अपोजिशन है। लेकिन इसके बावजूद जनता से अगर बात करिए तो जनता कहती है कि मोदी का चुनाव आएगा तो हम लोग देखेंगे अलग किस्म से। तो चीजें बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत घालमेल है इसमें। और मैं ऐसा मानता हूं कि सभी पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो राज्य की सत्ता हथियाने में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। और मायावती को तो अपनी दूसरी पीढ़ी को सत्ता सौंपनी है। वो अपने सामने देखना चाहेंगी, जैसे काशीराम जी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनते देखा, वैसे मायावती भी चाहेंगी कि उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो मुख्यमंत्री की शपथ लें। और ठीक वैसे ही अखिलेश जी भी चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री की शपथ लें 27 में। तो सारी स्ट्रेटजी जो कुछ बनेगी वो 2027 के मद्देनजर बनेगी, लेकिन उसमें कांग्रेस मजबूत हो, मैं नहीं समझता कि दोनों पार्टियां चाहेंगी। और जब सीटों के गठबंधन की बात आएगी तो आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ तालमेल, कांग्रेस से तो वो बराबर यही कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे ऊपर भरोसा करे और रीजनल पार्टी हराएगी, तो वो सीट नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि सीट देने का मतलब है कि कांग्रेस को मजबूत करना, और किसी भी कीमत पर कांग्रेस की मजबूती समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के लिए नुकसानदायक है। जैसा 4 से 14 के दरमियान जो 10 साल सरकार रही है, उसमें दोनों पार्टियां कमजोर हुई हैं। भले 12 में वो सत्ता में आ गए थे, लेकिन लोकसभा में उनकी ताकत कमजोर हुई, 9 में ही कमजोर। जी विजय सर, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा है। हालांकि इस बात पर तो अलग से एक डिबेट भी हो। इसी पर सवाल लेता हूं कुमार जी आपसे। एक दौर था जब कांग्रेस, जैसा आज भाजपा की पोजीशन थी वैसा कांग्रेस की पोजीशन हुआ करती थी, एक छत्र राज हुआ करता था। तब सपा बसपा जैसी पार्टियों ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाई और अपना अस्तित्व बनाया, और ऐसा बनाया कि फिर लगातार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश पर राज भी किया और यहां से केंद्र के सत्ता में हस्तक्षेप भी किया। अब वही चीज भाजपा के साथ हो गई है कि जो ताकत कभी कांग्रेस एंजॉय करती थी, वो सिंगल पार्टी डोमिनेंस आज भाजपा एंजॉय करती है। तो सवाल अब सपा बसपा के सामने ये है कि कांग्रेस को सपोर्ट करके वो मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कर देंगे तो उनके लिए खतरा हो जाएगा, या बड़ा सवाल यह है कि उनसे वो वोट छीनना है जो भाजपा अपने पाले में कर ले गई। कांग्रेस के पास क्या है, 6% लोकसभा में उसको वोट मिले थे 2019 में और 2-2.5% विधानसभा मिले हैं 2022 में। तो शत्रु, जो राजनीतिक शत्रु कहा जाए इन दोनों पार्टियों के लिए, आज कांग्रेस है कि भाजपा है, क्योंकि इनकी वापसी तो अब तभी ना मुमकिन है जब ये भाजपा से वोट खींच पाएंगे या छीन पाएंगे। वो वोट जो 2019 में लोकसभा में देखे तो करीब 50% के करीब है और 2022 के विधानसभा में देखे तो करीब 42-43% के करीब है।
तो अब तो इनके सामने रणनीति ये बनाने की है ना कि भाजपा किसे कैसे, जो गया है वोट दलित वोट, पिछड़ों का वोट, जो गैर यादव पिछड़े गए हैं भाजपा में उनका वोट, जो संवर 90% वोट कर रहा है राजपूत और ब्राह्मण उसका वोट, ये लाने की चुनौती तो सपा बसपा के सामने ज्यादा होनी चाहिए बनस्पत इसके कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की कोशिश और खास करके समाजवादी पार्टी की कोशिश तो यह है कि बीजेपी को हर हाल में हराया जाए। बीजेपी निश्चित तौर पर जो वोट बैंक है, सपा ने तो अपना वोट बैंक बरकरार रखा है, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी अगर आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है तो वो 90% सवर्णों की वजह से नहीं बनी, वो ओबीसी की वजह से बनी है। मुझे लगता है कि ओबीसी का जो वोट बैंक जिस तरीके से सॉलिड तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा है, वो बीजेपी के को आज नंबर 1 बनाने का आधार है। और ये ओबीसी वोट कभी सपा का हुआ करता था, बसपा का हुआ करता था, ईबीसी जिसे हम कहते हैं, जो ओबीसी का जो गैर यादव पिछड़ा था, खास करके ईबीसी उसमें। तो इन दोनों के सामने बड़ी चुनौती है अपने इस वोट बैंक को वापस खींचने की। लेकिन मुझे ये तुरंत खिंचती हुई बीजेपी की तरफ से दिखाई नहीं दे रही। ये जरूर है कि एक वोट ऐसा है, अब कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का क्या आधार था। कांग्रेस पार्टी भी दलित और सवर्ण और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन पर इतने सालों तक राज करती आई। ओबीसी कांग्रेस के साथ हमेशा से बहुत बड़ी तादाद में खड़ा नहीं रहा, लेकिन ये 3 जो ब्लॉक थे, ये तीनों ब्लॉक 80 के दशक तक तो कांग्रेस के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े दिखाई देते थे। अभी अगर बसपा यहां बनी या सपा यहां बनी तो कोई बीजेपी के दम पर तो नहीं बनी या बीजेपी के खिलाफ बनी, ये सब कांग्रेस से लड़के ही बने। तो इनकी जो जेनेसिस है, इनकी जो शुरुआत है या जो इनके मूल में है, वो तो एंटी कांग्रेस रहा है। और अगर पिछड़ों की गोलबंदी को आप देखें, कई दशकों की जो गोलबंदी रही है वो एंटी कांग्रेस गोलबंदी रही है। और जो एंटी कांग्रेस का एक्सिस है, जो ध्रुव है, वो जब बीजेपी ने उस पर कब्जा किया तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ओबीसी उठ करके बीजेपी के साथ चला आया है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों के लिए जो 2 चुनौतियां हैं जो मुझे समझ में आती है। पहली चुनौती यह है कि उनके एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बीजेपी को हराया जाए। बीजेपी को कैसे हराया जाए, आप अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए मिलजुल करके हराया जाए। लेकिन चूंकि बीजेपी के साथ ये पार्टियां जाती नहीं है, साथ में खड़ी नहीं होती हैं, साथ में सरकार नहीं बनाती है। इसका बसपा का तो थोड़ा इतिहास रहा है बीजेपी के साथ जाने का, लेकिन खुद मुख्यमंत्री का रहा है। बसपा कभी भी, मुझे नहीं याद आता कि बसपा कभी भी बीजेपी के अंडर में मंत्रिमंडल में रही हो लंबे समय तक। तो मेरा मानना है कि इन दोनों को, चूंकि ये दोनों कांग्रेस के खिलाफत से उपजी हुई पार्टियां हैं, तो इन्हें हमेशा ये रहता है कि जो अगर कांग्रेस कभी मजबूत हुई तो सीधे सीधे इनके जनाधार पर हमले को खत्म करेगी। बीजेपी अगर मजबूत है तो सपा को इतनी कमजोर तो नहीं है, क्योंकि सपा का वोट बैंक अपना बचा हुआ है, मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो कांग्रेस इन सबके वोट बैंक ले जाएगी। ठीक है, बीजेपी का भी वोट बैंक ले जाएगी, लेकिन अगर मेजर तौर पर कोई वोट बैंक जाएगा तो इन्हीं 2 पार्टियों से जाएगा। इसलिए बीजेपी के बहुत मजबूत होने के बावजूद अगर रियल डर किसी को होता है कि भाई कौन ऐसी पार्टी है जिसके की उभरने से उनका सीधा नुकसान होगा, तो वो कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और बीजेपी भी इस बात को अच्छे तरीके से समझती है। और यही वो वजह है कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, ये दोनों स्पेस नहीं देना चाहते कांग्रेस को। आज भी अगर अखिलेश यादव, हम ये मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, लेकिन आप देखेंगे जब स्पेस देने की बात आएगी, जब सीट देने की बात आएगी, तो कांग्रेस पार्टी को स्पेस देने में, सीट देने में निश्चित तौर पर जिसे कहते हैं ना, नाक का पानी निकाल देना। कांग्रेस कोई भी मजबूत सीट समाजवादी पार्टी का जिस पर दावा होगा उसे लेने में उनके छक्के छूट जाएंगे। तो कांग्रेस नहीं, लेकिन कुमार ये देखिए, लेकिन कांग्रेस खेमे से जो खबरें हैं वो ये है कि हम ये पहले से मानकर नहीं चल सकते कि कांग्रेस जो है वो पंजा लड़ाएगी अब खुद सीटें लेने के लिए। 9 राज्य है जिनमें क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, 269 सीटें वहां से आती हैं। कांग्रेस के नेता खुद कहते हैं कि हम पिछली बार 14 सीटें जीते थे 269 सीटों में से, हमारा दावा कहां से बहुत ज्यादा बनता है।
और राहुल गांधी को हमने 23 तारीख की बैठक में देखा कि किस तरह का लचीला रुख उनका था। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम ये जुलाई वाली जो बैठक है उससे पहले ये पूर्वाग्रह है कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा सीटें मांगेगी और अखिलेश को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसे हमें देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 24 अक्टूबर रोड में जिस तरह की बातें लोग करते हैं दिल्ली में, कांग्रेस बहुत जबरदस्त समझौता करने के मूड में है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें मांगेगी, लेकिन अखिलेश यादव क्या जितनी वो सीटें चाहेगी उतने देने को तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव सीटें जरूर देंगे, गठबंधन में जरूर जाएंगे, लेकिन उतना ही उनको सीटें देना चाहेंगे या उतनी ही उनको छूट देंगे, उतनी ही स्पेस उनको देंगे जिसमें उनका जो अपना वर्चस्व है उस पर कहीं कोई आंच ना आए। वो ऐसी चीजें नहीं हो सकती कि वो कांग्रेस भी तो भाई, अगर मान लिए कांग्रेस ठीक है एकदम से छोड़ने को तैयार है अगर दिल्ली में, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी भी मांगेगी तो कई ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें मांगेगी जिसमें लगता है कि वो जीत सकती है, मुरादाबाद जैसी सीटें। और क्या कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव वो मुस्लिम सीटें, वो मुस्लिम जमीन देना चाहेंगे? ये सब ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है नीरज की जो आने वाले वक्त में तय होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अभी बड़ा दिल दिखा रही है और अखिलेश यादव को भी लगता है कि उस बड़े दिल के साथ चलेंगे। लेकिन जो मजबूरी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के हराने की है, वैसी मजबूरी मुझे नहीं अखिलेश यादव की दिखाई देती, ना ही बसपा की दिखाई देती। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि पेचीदगियां जो है वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे स्पीड ब्रेक, इसलिए विपक्ष के लिए बहुत आसान नहीं है। हेमंत जी, एक बात आपने ये कही कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक ही रास्ता है कि सबको साथ आना होगा। पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था 23 जून की बैठक से पहले, और उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर ये सारा विपक्ष एक साथ आता है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। ये चूंकि विजय उपाध्याय जी का भी तर्क रहा है कि एंटी पोलराइजेशन होता है जब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जुड़ता है, तो मैं एक टिप्पणी उनसे भी लूंगा इस पर। तो आपका क्या मानना है इस पर कि केशव प्रसाद मौर्य का ये दावा कि सारा विपक्ष एक साथ आएगा मोदी के खिलाफ तो बीजेपी को ही इसका फायदा होगा? देखिए, पिछले 9 वर्षों में एक इंडिविजुअल रहा है जिसने अपने आप को प्रूव किया है, जिसके पर्सनालिटी ने पब्लिक को प्रभावित किया, और नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के नाते आज इतनी बड़ी पोजीशन में भाजपा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वर्ग से आते हैं। मेरी जानकारी में सबसे बड़ा जुड़ाव अगर ओबीसी का भाजपा से हुआ तो 2013-14 के बीच में, जब नरेंद्र मोदी का नाम आया। नंबर एक चीज, अगर पब्लिक को लगेगा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सब एक हैं, तब थोड़ा सा हो सकता है कुछ फीसद हो जाए। लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। आप कैसे ये पूरी रणनीति बनाते हैं, किस तरीके के आप वहां सेनापति खड़े करते हैं जो कितनी जातियों प्रभाव रखते हैं, ये होगा। और ये मैं कोई हवा में नहीं कहा, ये इकट्ठा अगर अपोजिशन हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठती है, उसको बहुत से स्थानों पर जहां उसके बहुत ही मामूली वोटों से जीत हुई है, वहां उसको पसीना पसीना होना पड़ेगा। उसका एक और कारण है, ये खाली केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार की किसी विषय से पब्लिक नाराज नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का फंक्शन, ये दो सरकारों के परफॉर्मेंस का एक को एनालाइज करेगी पब्लिक, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव है। सब इकट्ठा मिलके करेंगे। बाकी तो भैया अभी देख लीजिए, अभी तो शादी की डेट भी नहीं तय हो रही है, अभी तो दूल्हा दुल्हन कैसे बनेंगे ये भी तय नहीं हो रहा है। अभी ये कैसे तय हो सकता है कि मलाई कोफ्ता बनेगा या कटहल कोफ्ता बनेगा या पनीर दो प्याजा बनेगा, ये सब बात की स्थितियां हैं। अभी तो खाली ऐसा वातावरण बनाने की प्रक्रिया चल रही है कि हाँ शादी होनी है, अच्छे से होनी है, प्रोग्राम तैयार होना है। और जो कांग्रेस की शिथिलता है, सारी बातें आई, ये उसी में जुड़ती हैं श्रीमान जी। अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, और जो कुछ हुआ है अगर यही क्रमशः लगातार 2024 के पहले यानी दिसंबर वगैरह तक चलता रहा, तब तो मान के चलिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ केशव प्रसाद मौर्य का आकलन अलग हो सकता है, विजय भाई का भी आकलन अलग हो सकता है, लेकिन अगर समग्र विपक्ष सपा बसपा और जो भी छोटे दल हैं, कांग्रेस जो भी छोटे दल हैं, ये सब एक साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी
जिसकी चढ़ी बारात है उसको बहुत बहुत ही निचले पायदान पर संघर्ष करना पड़ेगा, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में जो हालात है उनकी कैसन से उस देश में बन नहीं सकती, मेरा कहने का अर्थ था। विजय जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि आपका ये तर्क रहा है कि एंटी पोलराइजेशन होता है जब एकजुट होता है, तो ये तो बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। साथ आए तो एंटी पोलराइजेशन, साथ ना आए तो वोटों का बिखराव। ये सर उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से 2019 का जो है उसके आधार पे मैंने ये कहा था। अब इसके बाद आप देखिए, अगर आप झारखंड बिहार को छोड़ दें और बाकी जगहों पे देख लीजिए, या तो कांग्रेस बीजेपी के सामने है, या समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने है, या फिर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के सामने है, या फिर भारत राष्ट्र संघ समिति जो बनाई है तेलंगाना वालों उनकी है। तो ज्यादातर जगहों पे तो ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति है कि बीजेपी के खिलाफ प्रमुख प्रत्याशी विपक्ष का ही किसी एक दल का, जो ये धड़ा बैठा पटना में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी प्रत्याशियों का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि निर्दलीय तो आप लड़ने से रोक नहीं सकते, छोटी पार्टियां सबको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में तो मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं कि हर कास्ट चाहती है कि हमारा ही नेता हो। तो जब उस बिरादरी की पॉलिटिकल पार्टी जब कोई कैंडिडेट उतारती है तो उनकी कोशिश होती है कि हम इसको वोट दें, और सेंटिमेंटल होके लोग वोट देते भी हैं। हारने जीतने वाला प्रश्न तो बाद में आता है। हाँ, कुछ परसेंट उसमें लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम दूसरे इश्यूज पे वोट करेंगे, हमारा ये खाली एक एजेंडा नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं, देखिए जैसे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्या वो अपग्रेड की जाएंगी? नया अप्रेजल करके और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन केंद्र सरकार करेगी, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? वो ज्यादा रोल प्ले करेगा। ये गठबंधन वगैरह का से बीजेपी को उतनी चुनौती नहीं जितनी बीजेपी को चुनौती अपनी स्कीमों से है। खास तौर पे जैसे मैंने कहा था, उज्ज्वला स्कीम इनकी एक बड़ी भारी चुनौती है। किसान सम्मान निधि जो 6,000 दे रहे हैं 9 साल से, क्या उसमें कुछ इंक्रीमेंट करेंगे कि उसी से काम चलाएंगे? तो ये सारे हैं। अगर केंद्र सरकार इनके पर्क्स में जो पब्लिक को वो दे रहे हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट करते हैं तो जाहिर है कि इनको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो देखिए है क्या कि इनके पास अपना कोई मॉडल नहीं है, सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी ठीक आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने लोगों को लड़ाया, धार्मिक लड़ाई करा रहे हैं। तो जब विपक्ष धार्मिक लड़ाई वाली बात करता है तो फिर मेरी बात वहीं आके फिर स्टेब्लिश होती है कि विपक्ष खुद अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक करता है। और जब वो ये बात करता है तो बहुसंख्यक को लगता है कि इतने सालों वर्षों से हम पीड़ा में जी रहे थे, हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, अब ये फिर उन्हीं के साथ खड़े होना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि बहुसंख्यक इकट्ठा हो जाता है। तो कई बातें ऐसी हैं और इन बातों के साथ अगर आगे चल के इनकी बैठकों में कोई कंक्रीट ऐसी बात निकल के आती है कि जैसे लीडरशिप ये तय कर लें कि भाई इनके कोर इश्यूज क्या होंगे, जैसे जनता पार्टी के समय हुआ था, जनता दल के समय हुआ था, कम से कम ये अपना एजेंडा तो तय कर लें और चेहरा तय कर लें। दूसरी बात यह है कि जब भी गैर कांग्रेसवाद के नाम पे जब भी विपक्ष का बड़ा अलायंस बना है तो उसका मेन जो फेविकोल था वो बीजेपी या जनसंघ करता था। क्या कांग्रेस उस तरीके से कर पाएगी? मुझे तो बहुत डाउट है, क्योंकि कांग्रेस की पहली कोशिश होती है कि हमारी सीटें बढ़ें, हम कैसे ज्यादा मजबूत हों, क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं, 125 साल पुरानी पार्टी हैं, हमारे पास पैन इंडिया पहचाने जाने वाले नेता हैं, गांधी परिवार का हमारे पास टैग है, तो वो अपने ब्रांड को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो ये विपक्ष को जो ये बैठकें हो रही है, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको इस बात का भी खतरा रहता है कि कांग्रेस अपने को मजबूत कर लेगी तो हमारा क्या होगा। मैं इस बात को देखता हूं। और जो हेमंत जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, सब इकट्ठा हो जाएंगे तो जाहिर है परेशानी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सारे दल इकट्ठा होके, अब 19 में परेशानी हुई थी, लेकिन 19 में जो केंद्र सरकार की स्कीमें थी उन्होंने इस गठबंधन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और लाभार्थी समूह ने जम के झूम के वोट किया था। माइनॉरिटी की महिलाओं ने भी बहुत वोट किया था उस समय उज्ज्वला वगैरह की वजह से। तो इस बार नया पर्क्स क्या लेके आएगी केंद्र सरकार? मेरा वो मानना है कि पब्लिक को कुछ इन्हांसमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, उनको जो कुछ कैश मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कुछ नया हो रहा है, तो वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आज का जमाना आर्थिक गतिविधियों का है। आज के जमाने में आप देखिए, पब्लिक से अगर आप बात करिए, जो लोग मीडिया में नहीं है या जो पॉलिटिकल लोग नहीं है,
तो उनको अपनी आर्थिक समृद्धि ज्यादा प्यारी होती है। इवन कि घर के भीतर भी भाई भाई की संपत्ति अब ज्यादा पहले से ज्यादा हड़पने को तैयार है कि हम ज्यादा समृद्ध हो जाएं। तो समृद्धि वाली जो बात है ना, आर्थिक विकास वाली बात है, वो बहुत बड़ा एक वोटर है, बहुत बड़ी तादाद में, जिसको लोग कहते हैं कि बीजेपी वोट कहाँ से पा जाती है। तो मेरा मानना है कि वोट वहीं से मिल जाता है जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं, जिनसे हमारा ज्यादा टच नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन वो उसमें अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं। ये बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कास्ट को लेके जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है कि भाई ये पिछड़े वर्ग के ज्यादा हक इन्होंने ले लिया है तो हमारा नंबर कब आएगा। ये वाली एक बात है जो जिससे उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े और जो अपर कास्ट पिछड़े हैं उनमें एक तरीके की खाई बन गई है। वो खाई कितनी पटती है, वो खाई देखिए विधानसभा चुनाव में फिर से नजर आ गई, बावजूद इसके कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान वगैरह गए, लेकिन वो खाई तब भी नहीं पटी। तो वो सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी उत्तर प्रदेश की सियासत में। मायावती और सपा एक साथ मिलकर लड़ेंगी, निश्चित है दिक्कत आएगी बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए वोट परसेंटेज मायावती का पिछले चुनाव से घटा है और सपा का जो परसेंटेज बढ़ा है, तो मेन वोट तो माइनॉरिटी का है। उत्तर प्रदेश में 18% माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी ने 80% से ज्यादा वोट सपा को ही दिया है। शायद इससे ज्यादा भी दिया होगा क्योंकि एक तरफा वोट उनको मिला था। तो लेकिन इस अलायंस को में जहां जहां सपा नहीं होगी वहां बसपा का वोट, वहां सपा का वोट क्या करेगा, फिर वही 2019 वाले सवाल यक्ष प्रश्न फिर खड़े हो जाएंगे। और जहां सपा लड़ेगी वहां बसपा का वोटर क्या चला जाएगा उनके साथ। तो ये वाली ट्रांसफर होने वाली प्रॉब्लम फिर बनी ही रहेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों ने 23 जून को पटना में बैठक कर बीजेपी के खिलाफ एक चुनौती पेश करने की कवायद शुरू जरूर की है। पहला कदम जरूर थोड़ा उम्मीद जगाता है विपक्षी खेमे में, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक और केरल से लेकर दिल्ली पंजाब तक इस विपक्षी एकता में कई ऐसे पेंच हैं जो सुलझने बाकी हैं और इनमें सबसे बड़ा पेंच है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मायावती का रुख क्या रहेगा, अभी कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, अखिलेश क्या रुख अपनाएंगे, ये तमाम चीजें हैं जो विपक्षी एकता के आगे की राह उसका भविष्य तय करेंगे कि वो बीजेपी को कितनी मजबूत चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में दे पाते हैं। हमारी इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप यूपी तक के साथ बने रहिएगा। हम आपको अपने लाइव डिस्कशन, चर्चाओं और अपने स्टोरीज के जरिए, एनालिसिस के जरिए ये बताते रहेंगे कि आखिरकार 2024 में उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है केंद्र की सरकार चुनने में। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत जी, विजय भाई, कुमार, अभिषेक, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।